हेलो दोस्तों, ये बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। इसका पार्ट फर्स्ट में केवल अति लघुत्तरी था, इसमें लघुत्तरी रहेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे। पर फर्स्ट पार्ट में अति लघुत्तरी करा चुके हैं, उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ये केवल सीरीज का ही क्वेश्चन है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन समान ध्वनि वाले शब्दों की लिस्ट बनाइए, तो ये तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, जैसे वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा कहा गया है। वाच्य परिवर्तन के 3 प्रकार हैं, जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये आपको पता होने को वाच्य परिवर्तन के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। अब इसी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य मतलब कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता पे विशेष प्रभाव पड़े उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं, जिसका सारा फोकस कर्ता पे हो। जैसे देखिए, अनीता पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ता? अनीता। अनीता क्या करता? ये कृतवाच्य हुआ। यहाँ पढ़ती है क्रिया का कर्ता अनीता वाक्य का कृतवाच्य में है। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का अर्थ है, अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता है। क्रिया में कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कर्म की जहाँ प्रधानता हो जिस वाक्य में उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे उदाहरण में देख लीजिए। अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पढ़ी गई क्रिया का कर्म पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है, अतः पढ़ी गई क्रिया कर्मवाच्य, पढ़ी गई क्रिया जो कर्मवाच्य में है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां देखिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। ये कर्ता से कर्म में कृतवाच्य क्या? अनीता कविता रचती है, ये क्या कृतवाच्य है। अनीता कविता रचती है। अभी कर्मवाच्य में बनाना है तो केवल एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कर्मवाच्य में प्रायः हमेशा नहीं 90% तक द्वारा शब्द से बनता है। जैसे देखिए क्या है, कृतवाच्य देखिए अनीता कविता रचती है, और कर्मवाच्य में क्या होगा? अनीता द्वारा कविता रची जाती है। बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा। बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को पीटा गया। ये यानी द्वारा जो शब्द है यही कर्मवाच्य में हमेशा मिलता है। आपको 90% चांसेस रहेगा कर्मवाच्य पहचानने का जिसमें द्वारा शब्द लगा रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। देवनागरी लिपि की विशेषता। देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और सुंदर है। देवनागरी लिपि दूसरा देखिए, देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक वही लिखा जाता है। तीसरा देखिए, देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 6वां 7वां देखिए, अनुस्वर के प्रयोग के नियम बताइए। अनुस्वर के प्रयोग के नियम। पहला देखिए, अनुस्वर का प्रयोग केवल अंतस्थ और ऊष्म वर्णों के साथ होता है। अंतस्थ मतलब य र ल व, ऊष्म वर्ण जैसे स स ह ये सब हैं। और देखिए शेष, दूसरा देखिए पॉइंट, शेष वर्णों के साथ अनुस्वर के स्थान पर वह वर्ण जिस वर्ग या वर्ग से संबंधित है उस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त होगा। अनुस्वर के यही नियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पठन किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। पठन से ऐसे, पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना। संस्कृत के पठ धातु में स्त्रीत प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। भाषाई कौशल शुभोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। ये देखिए, ये आपको शुभोपली जो है ये आपको याद रहना चाहिए। ये शुभोपाली ये आप याद करेंगे, इससे आपका पता चल जाएगा। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। शुभोपाली का अर्थ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही है भाषाई कौशल का आधार। अब देखिए, किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है।
डिसेंट के अनुसार पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेखन क्या है स्पष्ट करिए। देखिए लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतर है। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। भाषाई कौशल सुबोपली का चौथा क्रम लिखना है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों अक्षरों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिखना अथवा लेखन कहलाता है। देखिए लिखना जो है भाषाई कौशल का चौथा लास्ट स्तंभ है। जैसे पहले क्या, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, तब लिखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पठन का महत्व बताइए। पहला देखिए, पठन का महत्व में क्या लिखेंगे, पठन से बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होती है। पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। तीसरा, पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। चौथा, पठन से बोलने एवं भाषण करने में बच्चे परंपरागत होते हैं। पाँचवा, लगातार पठन से बच्चों में प्रभावपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। छठवां, पठन से बच्चों की विन्यास क्षमता में वृद्धि होती है। सातवां, पठन से बच्चों में नवीन बातों विचारों का समावेश होता है। आठवां, पठन से उच्चारण के लिए बालाघात का अभ्यास हो जाता है। पठन से उच्चारण के लिए बालाघात का अभ्यास हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेखन का महत्व समझाइए। लेखन का महत्व देखिए, पहला क्या है पॉइंट में इसे लेखन का महत्व देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। देखिए पहला देखिए, लेखन से बच्चों की अक्षर बनावट में सुधार होता है, जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिखित में लिखना सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है और लेखन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटि कम अथवा समाप्त हो जाती है। लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। जब बच्चे किसी विषय वस्तु को लिखते हुए पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु जल्दी से बच्चे सीख जाते हैं। लास्ट देखिए, लेखन से बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विरासत का ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताइए। आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराना, पहला। दूसरा, बच्चों को अक्षर बनाना सिखाना। तीसरा, शुद्ध पढ़ना एवं लिखना बताना। चौथा, व्याकरण का ज्ञान कराना। पाँचवा, बच्चों में शुद्ध मात्रा लगाते हुए लिखने तथा पढ़ने की क्षमता का विकास करना। छठवां, धारा प्रवाह लिखना एवं पढ़ना सिखाना। सातवां, बच्चों के शुद्ध शब्द भंडार में वृद्धि करना। आठवां देखिए, बच्चों में गद्य एवं पद्य को समुचित रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास करना। देखिए क्या है कि आपको सुबोपोली जो है भाषाई कौशल का आधार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनने के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप सुनने के बारे में कैसे अच्छा होगा, छोटे बच्चे के ऊपर अप्लाई करके आप लिख सकते हैं 8-9 पॉइंट। सुनने के बाद बोलने पे आ जाए, लिखने पे आ जाए, यही 4 क्वेश्चन आपके लांग में ऐसे ही हो गए। अब देखिए प्राइमरी स्तर पे ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता में विकास आप कैसे करेंगे। अब बताइए, प्रारंभिक स्तर मतलब जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको लेखन क्षमता में विकास आप कैसे करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, देखिए इसे हेडिंग ये हूबहू आपको नहीं लिखना है। अगर मैं आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अपना बना के लिखेंगे, इससे केवल एक गाइड रहता है ये। अब अगर ये आपको याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। देखिए आरंभिक स्तर पर बच्चों में लेखन क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला देखिए, सर्वप्रथम बच्चों को गोली बनाना बताना चाहिए। जैसे गोला ऐसे नहीं बनाते बच्चों को, पहले ऐसे फिर पाई। इसके पश्चात खड़ी रेखाएं बनाना बताना चाहिए। जैसे खड़ी रेखाएं ऐसे बनाना बताना चाहिए। खड़ी रेखाओं के बाद पड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना बताना चाहिए। जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं बताना है, जैसे ऐसे बनाते हैं ना बच्चों को। अक्षर निर्माण के क्रम में सबसे पहले बच्चों को एक तरफा घुमावदार अक्षर बनाना सिखाया जाए। इसके पश्चात 2 तरफा घुमावदार अक्षर बनाना सिखाया जाए। जैसे त एक तरफा, इसके बात हो रही है, फिर इसके बाद भ, ऐसे इस तरह की बातों कराएं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु महात्मा गांधी जी का विचार और जे मैस्की का और जे मैनरी का विचार बताइए। महात्मा गांधी के अनुसार बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व इन्हें चित्रकला सिखाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार अक्षर भी एक चित्र है। महात्मा गांधी जी चित्र से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करते हैं। उनका मानना है कि चित्र पहले दिखाना चाहिए, उससे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। और शिक्षाविद जे मैस्की और जे मैनरी के अनुसार जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा प्रदान की जाए उनका क्रम निम्न प्रकार होना चाहिए। जमीन पर अंगुली से, श्यामपट्ट पर चाक से, स्लेट पर चाक बत्ती से और अंत में कागज पर कलम और स्याही से लिखवाना चाहिए। जे मैस्की और मैनरी का मानना पहले जमीन पर अंगुली से फिर श्यामपट्ट पर चाक से लिखवाइए, जिससे मतलब गलतियाँ मिटाने, जिसके बाद कलम से स्याही, कलम जो भी है उसके भी कागज़ पे लिखवाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। शुद्ध लेखन के कौन कौन से तत्व हैं, उनके नाम बताइए। शुद्ध लेखन के तत्व। शुद्ध लेखन के 5 प्रमुख तत्व हैं जो इस प्रकार है। अक्षर की बनावट, सिरों रेखाएं लगाना, अक्षर लिखने की गति, लिखने में स्वच्छता, लिखने में अस्पष्टता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, बताइए। क्रिया के आधार पर पठन के प्रकार। क्रिया के आधार पर पठन के दो प्रकार होता है, शास्वर पठन और मौन पठन। देखिए शास्वर पठन और मौन पठन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शास्वर पठन वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हैं, शास्वर पठन का था। जिसमें बोल के हम पढ़ते हैं वो शास्वर पठन है। मौन पठन वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का लिखित तत्वों देखिए मौन पठन वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण नहीं करते हैं, मौन पठन कहलाता है। जिसमें ध्वनि के साथ पढ़ा जाए वो सस्वर पठन है। जिसमें मौन मतलब जिसमें ध्वनि न निकले, जिसमें मन पढ़ते। मौन पठन श्रवणी शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आरंभिक स्तर पर पठन के उद्देश्य बताइए। आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षा के विकास हेतु पठन के प्रमुख उद्देश्य। छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, बौद्धिक विकास करना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए पढ़ाना। ये 5 पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। पठन के प्रमुख उद्देश्य छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, बौद्धिक विकास करना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए पढ़ाना। अब देखिए 3 पॉइंट और देख लीजिए। प्रभावपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता का उत्पन्न करना, भाषा कौशल में निपुण बनाना, स्वराघात में बलाघात का समुचित प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रारंभिक स्तर पर लेखन का उद्देश्य बताइए। प्रारंभिक स्तर पर लेखन का उद्देश्य। लेखन का उद्देश्य है निम्नलिखित है। पहला देखिए बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। लेखन का शब्दों को, लेखन का मतलब क्या, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। नंबर 2 सुंदर अक्षर बनाने के लिए प्रेरित करना। लिखने संबंधित इसको बताएंगे। और देखिए नंबर 3 देखिए मात्रा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करके लिखना सिखाना। मात्रात्मक त्रुटि में सुधार करना, मात्रा में। लिखित अभिव्यक्ति में निपुणता लाना। और लास्ट देखिए नवीन कहानी, कविता, सूक्तियाँ एवं मुहावरों आदि के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के कितने गुण हैं, नाम बताइए। ध्वनि से आशय। भाषा की प्राथमिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि के संबंध में कहा गया है कि ध्वन्यते इति ध्वनि, अर्थात ध्वनि वही है जिसके द्वारा कोई शब्द, शोर, कोलाहल हो। ध्वनि के माध्यम से ही बच्चों को किसी भी भाषा को लिखना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। ध्वनि के गुण। ध्वनि के 4 गुण माने जाते हैं। ध्वनि के 4 गुण माने जाते कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्वनि के 4 गुण माने जाते, पहला मात्रा, दूसरा स्वर, तीसरा आघात, चौथा आवृत्ति। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, भाषा के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। भाषा के अंग देखिए, भाषा के 5 अंग हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। भाषा के 5 अंग है। पहला ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा रूप, चौथा वाक्य, पांचवा अर्थ। तब देखिए एक एक करके देख लीजिए। पहला ध्वनि। भाषा की प्राथमिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। प्राथमिक इकाई सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। नंबर 2 शब्द। अक्षरों के अर्थपूर्ण व्याकरण सम्मत अभियंत्र को शब्द कहा जाता है। रूप को पद भी कहा जाता है। शब्द तथा धातु रूप के अर्थयुक्त तत्व को रूप कहा जाता है।
देखिए वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थ, किसी किसी भी भाषाई इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीत होती है वह अर्थ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ध्वनि कितने प्रकार की होती है स्पष्ट करें। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्वनि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। देखिए पहला स्वर, जो स्वयं उच्चारित होते हो वह स्वर कहलाते हैं। स्वर का संधि विच्छेद है। सु धन अर, यहाँ पर गत्यार्थक है, री धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुखपूर्वक गति, अर्थात जिसके उच्चारण से बाधा रहित सुविधा हो वह स्वर कहलाता है। स्वर वे ध्वनि है जिनके उच्चारण में कोई अवरोध न हो, जिसे कोई बाधा न हो। स्वर वो ध्वनि जो स्वयं से उच्चारित हो, जैसे आ ई उ री ए ओ अ, ये स्वर हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुविकल्प में पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। स्वर के अंतर्गत आने वाले अ और अह को अयोगवाक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर के अंतर्गत आने वाले जैसे अ और अह को अयोगवाह कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं और अ और अह को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन देखिए, पहला स्वर होगा, दूसरा व्यंजन क्या है। ध्वनि कितने प्रकार के, दो, स्वर और व्यंजन। अब व्यंजन में देखिए, व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की मदद से होता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, 33। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन है। व्यंजन का संधि विच्छेद वी धन अंजन है। अंजन शब्द अंज धातु से निर्मित है जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति। अब देखिए ये व्यंजन जो है कैसे आपको पहला ज्ञात है। क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ अंगा। च वर्ग, च वर्ग में च छ झ झ इया। और ट वर्ग ऐसे ही, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। अब देखिए अंतस्थ, अंतस्थ में क्या है, य र ल व। उसमें व्यंजन में स स स ह। और संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ स्र। ये लास्ट वाला स्र भूल गया था, इसमें रहेगा। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट देखा आपका ये अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उसमें व्यंजन स स, संयुक्त व्यंजन 4। और क वर्ग त, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये आपको पता होना चाहिए। 33 व्यंजन है, सारे कैलकुलेट 33 होगा। प्राण, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राण वायु के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार होती है। प्राण के आधार पर ध्वनि के प्रकार, प्राण का अर्थ है वायु। अब प्राण के आधार पर ध्वनि 2 प्रकार की होती है। प्राण के आधार पर ध्वनि 2 प्रकार की होती है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निष्कासित होती है अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे क घ च झ, देखिए न प भ आदि। महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु निष्कासित होती है महाप्राण कहलाते हैं। ऐसे आप समझिए अल्पप्राण वह ध्वनि है प्रत्येक वर्ग आप अभी देखें ना, जैसे देखिए ये वर्ग है, आपको ये पता रहेगा तो अल्पप्राण महाप्राण अच्छे से जान जाएंगे। देखिए जैसे पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त फ वर्ग ना, इसमें जो पहला हुआ, तीसरा हुआ और पांचवा, ये जो 3 वर्ड हैं ये तीनों अल्पप्राण हैं। क्या है, अल्पप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा बचा और ये चौथा बचा, ये जो है महाप्राण हुए, महाप्राण। नहीं समझे, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड ये क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण, ये अल्प प्राण है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, महाप्राण, समझ गए। अब इसमें देखिए जैसे अल्पप्राण में लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड अल्पप्राण है, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण है। जिन अक्षरों के साथ अंग्रेजी का एच लिख जाता है वह महाप्राण होते हैं, जैसे ख, क, एच, ये भी अच्छा ट्रिक है। और जो एच की मदद से नहीं लिखे जाते हैं वो अल्पप्राण कहलाते हैं, जैसे क, ख, जी हो गया, ये भी सही है। या आप देखिए अल्पप्राण महाप्राण की 2 ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं। या फिर आप
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो अल्पप्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। इससे याद कर लीजिए, या ये जो दिया इससे क ये के एच से। देखिए, स्वर तंत्रीय आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा घोष एवं अघोष ध्वनि मंत्र बताइए। देखिए, स्वर तंत्रीय आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक घोष होता है, एक अघोष होता है। ये अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, घोष वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंपन होता है, घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। समस्त स्वर एवं व्यंजन क, च, त, था, त आदि सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा यर, ल, व और व घोष हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग का क, ख, ग, घ, तो पहला, दूसरा हो गया। अब क, ग, घ, अंगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन, यर, ल, व, ये सब क्या है, घोष वर्ण है। अब देखिए, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में क्या है, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, वे अघोष वर्ण कहलाती हैं। जैसे ध्वनि वर्गों के प्रथम और द्वितीय, क वर्ग में देखिए क, ख, ये पहला, दूसरा, तो ये अघोष वर्ण है। देख, कन्फ्यूज नहीं हुई है। अल्प प्राण पहले, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है और दूसरा, चौथा महाप्राण है। अब पहला, दूसरा वर्ण जो अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष है। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, अब इसके बारे में बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि 7 प्रकार की होती हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, काकल्य, कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, वस्य, दंत, ओष्ठ। देखिए, काकल्य। देखिए, पहला देखिए, काकल में वे ध्वनियाँ जो मुख के कंकाल से उत्पन्न होती है, काकल ध्वनि कहलाती है। जैसे विसर्ग तथा ह, काकल ध्वनि, विसर्ग और ह, कंठ ध्वनि। वे ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं, कंठ ध्वनि कहलाती हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग और ह जो अ जो है कंठ हो गया। तालु देखिए, जो तालु संबंध, इनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती है। जैसे च वर्ग पूरा, च, झैया और ई आदि। देखिए, मूर्धा, इनके उच्चारण में जीभ कठोर तालु को छूती है। जैसे ट वर्ग तथा ढ, ढ जो है ये द्विगुण व्यंजना में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उत्क्षिप, इसको उत्क्षिप या आगत व्यंजन भी कहते हैं। देखो, जो लिखा है। अब देखिए, वस्य, तालु के अंतिम भाग तथा मसूड़ों के स्पर्श से उच्चारित होने वाली ध्वनि को वस्य ध्वनि कहते हैं। जैसे स और ल, जैसे क्या, स और ल। दंत, जिनके उच्चारण में जीभ दंत के ऊपरी भाग को छूती है। जैसे त वर्ग, त वर्ग में तथा। ओष्ठ, इनके उच्चारण में ओष्ठ मदद करता है। जैसे इनके उच्चारण में ओष्ठ मतलब ओठ को मदद करता है। जैसे प वर्ग, ये 2 प्रकार की होती हैं, दंतोष्ठ या दंतोष्ठ। ये इतना इंपॉर्टेंट है। दंतोष्ठ में देखिए, इसके उच्चारण में ऊपर दांत और नीचे की ओष्ठ प्रयुक्त होते हैं। जैसे व, फ। दंतोष्ठ के इसके उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है। जैसे उ, प, फ, भ, भ, म, व। प्रत्यय के आधार, देखिए, ओहो, एक मिनट। देखिए, प्रत्यय के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, बताइए। प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के प्रकार। उच्चारण किए गए प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार है। देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। अभ्यंतर प्रयत्न, पहला की वह प्रयत्न जो मुख विवर के भीतर से होता है, अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट, अस्पष्ट, स्पृष्ट और विवृत और संवृत। अब बाह्य प्रयत्न में देखिए, मुख के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं। विवर, संवर, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तो स्वरित। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, क्या टिप्पणी लिखना है इसमें। देखिए, अनुनासिक, बालाघात। देखिए, अनुनासिक, पहले देखिए अनुनासिक अक्षरों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोला जाता है। अनुनासिक मतलब मुख द्वार को बंद करके खोला जाए, किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है। जैसे उ, ड़, न तथा म। बालाघात, अक्षरों या शब्दों के बोलने में जो शक्ति लगती है, बालाघात कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी अक्षर या शब्द पर जोर देकर बोलते हैं तो उसे बालाघात कहते हैं। यह 3 स्तर पर हो सकते हैं।
जैसे अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। बलाघात के भेद और बलाघात के 3 भेद हैं। देखिए बलाघात के 3 भेद हैं। पहला संगीतात्मक, बलात्मक और रूपात्मक। बलाघात का प्रयोग करने में बहुत सावधानी रखना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अक्षर, शब्द तथा वाक्य को पढ़ते समय पाठ को आवश्यकता अनुसार या मंत्रता के अनुरूप बलाघात लगाता है। जैसे ध्वनि भौतिक स्वरूप, ध्वनि को जानने एवं पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार प्रदान किए गए हैं, इसे ही ध्वनि का भौतिक स्वरूप कहते हैं। ध्वनि को भौतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेत निश्चित किए गए हैं, जो निम्न है: अक्षर, विराम चिन्ह, मात्रा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अनुच्छेद किसे कहते हैं, समझिए। अनुच्छेद जो अनेक वाक्यों से मिलकर बनता है अनुच्छेद कहलाता है। जिसमें कई वाक्य मिले उसे अनुच्छेद कहते हैं। अच्छी अनुच्छेद लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो अच्छी अनुच्छेद, वाक्य में व्याकरण संबंधित अशुद्धियाँ न हो, वाक्य में लिंग तथा वचन संबंधित अशुद्धियाँ न हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिरोरेखा क्या है? सिरोरेखा क्या है? सिरोरेखा संबंधित कुछ कौन सी रूठियाँ बच्चे करते हैं? अब देखिए सिरोरेखा से आशय जो वर्ण अक्षर के ऊपर रेखा खींची जाती है, जैसे जो सिरोरेखा लिखा है इसके ऊपर जो खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। सिरोरेखा संबंधित रूठियाँ नीचे दिए गए हैं। सिरोरेखा मतलब यही जो पाई की जाए सिरोरेखा कहते हैं। कुछ बच्चे वर्ण या अक्षर के ऊपर रेखा नहीं लगाते हैं। कुछ बच्चे सभी वर्ण या अक्षरों पर रेखा लगा देते हैं, जैसे ध, घ में अंतर नहीं कर पाना, म, भ में अंतर न कर पाना। स्वर किसे कहते हैं? अब देखिए स्वर, इसके कितने भेद होते हैं अभी स्वर आप ऊपर पढ़े थे। स्वर वह ध्वनियाँ होती है जो बिना बाधा के उच्चारित होती हैं, या जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर के निम्न 3 भेद हैं: हास स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। अब देखिए ये तीनों देख लीजिए। हास स्वर, हास जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास स्वर कहा जाता है। हास स्वर कहते हैं, देखिए 4 हैं, 5 इसमें दिया, अ, ई, उ, री, ली। और दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर में देखिए क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, बड़ी री। ये हो गया। अब मिश्रित स्वर, अब देखिए मिश्रित स्वर में जिन स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से होता है उन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर में जैसे 4 है, ए, ओ, औ। इसमें देखिए 2 स्वर मिले, अ और ई से ए, अ और उ से ओ। ये व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। व्यंजन, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मुर्दा का पूरा स्पर्श होता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सब जो स्पर्श व्यंजन, अंत स्पर्श व्यंजन 25 हैं और इसकी मूल संख्या जो 16 है। अब देखिए 16 कौन है? ये देखिए ये 16 जो है मूल संख्या है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और मूल संख्या 16 है जो एक गोले में। देखिए अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन स्वर में स्थित है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर में स्थित है उसे अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं: य, र, ल और व। वो वकील। देखिए य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके गर्म हो जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है: स और ह। देखिए विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ऊष्म व्यंजन क्या है? बड़ा सा, छोटा सा, षटकोण और हल। देखिए विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। देखिए विराम चिन्ह ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने एवं किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार देखिए, पहला देखिए क्या है, पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम में क्या लिखेंगे, देखिए प्रत्येक वर्ण
प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नात्मक या विस्मयबोधक विस्मयात्मक होने से पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्न विराम अथवा विस्मय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयवादक जिसमें संबोधन को उसमें विस्मयवादक का चिन्ह प्रयोग होगा, जो ऐसे वाक्य पूर्ण है उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग होगा। जैसे हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है, अब यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह है, क्योंकि उन्हें तो प्रश्नवाचक ने तो विस्मयात्मक है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाते हो, ओह, ये क्या विस्मयबोधक हो गया, तो ये विस्मयबोधक का चिन्ह हो गया, ये देखिए प्रश्नवाचक हो गया। देखिए अर्धविराम, दूसरा अर्धविराम देखिए क्या है, इसका प्रयोग अस्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरना चाहिए। जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ। देखिए अर्धविराम क्या है, यही अर्धविराम है। सूर्यास्त सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ। अब देखिए नंबर 3, देखिए अल्प विराम। अर्धविराम अल्प विराम में बहुत अंतर रहता है। देखिए अल्प विराम का चिन्ह, पहली बात तो आपको चिन्ह पहले लिखना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में अल्प विराम यहाँ पे लिख दीजिए, ये चिन्ह ऐसे दिखाइए। अब देखिए अल्प विराम और अर्धविराम का चिन्ह, देखिए अर्धविराम का चिन्ह ऐसे रहता है, बिंदु, इसके बाद यहाँ से अल्प विराम वाला, और अल्प विराम में केवल ऐसे रहता है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए क्या करा, अल्प विराम पढ़ते समय अथवा लिखते समय क्षण भर मतलब बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण विराम, इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर या किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उदाहरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की स्थिति में उद्धरण के पूर्व अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह देखिए यही है। देखिए प्रश्न विराम, प्रश्नवाचक होला, ये प्रश्न विराम नहीं, प्रश्नवाचक होला। देखो प्रश्नवाचक, इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं अथवा प्रत्येक प्रश्न के आगे लगाते हैं। प्रश्न विराम ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। विस्मय विराम, विस्मय विराम का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए होता है। इसमें वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का न होकर भावोद्वेग करना होता है। संबोधन करने में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, आ, ये देखिए विस्मयबोधक का चिन्ह है, कितना अच्छा गाते हो। देखिए अब एक स्वर में इसको देख लीजिए, अर्ध क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए ये है, और ये है अर्ध विराम का, ये अल्प विराम का। अब देखिए अब यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए क्या है, ये देखिए अपूर्ण विराम का 2 बिंदु है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे। अब देखिए प्रश्नवाचक, देखिए विस्मयबोधक का विषय रहता है, ये विस्मयबोधक हो गया। अब देखिए निर्देशक में ये हो गया, चिन्ह आपको पता होना चाहिए। अवतरण विराम में ये देखिए हो गया, योजक चिन्ह में ऐसे रहता है, योजक हो गया। अब देखिए लोप विराम में ऐसे ये चिन्ह हो गया। अब देखिए हंस, ये तो क्या है, रूटी विराम या हंस पद ऐसे, ये हंस पद हो गया। इसके बाद एक कोष्ठक विराम में देखिए 3 कोष्ठक हैं, छोटा, मझला, बड़ा। फिर तुल्यता सूचक चिन्ह, जैसे बराबर हो गया तो तुल्यता चिन्ह हो गया। तारक चिन्ह फुट नोटों के लिए, ये सब हो गया। अब देखिए क्या है, शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्द के भेद बताइए। शब्द से आते अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय आदि। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे थम, फटाफट, फट, थन इत्यादि। देखिए बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, बनावट के आधार पर शब्दों के निम्न भेद माने जाते हैं। 3 भेद होते हैं ऐसे, निम्न भेद क्या, देखिए पहला क्या है, रूढ़ शब्द में क्या, रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के प्रयोग से नहीं बनते हैं, जैसे आम। रूढ़ शब्द वो शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ न हो, जैसे आ धन म कर दे। अब देखिए माँ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आ का।
तो इसे ये रूढ़ शब्द है। या तो ऐसे ही देख लीजिए, रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनता है, शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे आप शब्द के योग से ना, हाथ, कान, कलम इत्यादि जो सिंगल है। अब देखिए यौगिक शब्द, जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, छात्रावास, छात्रा छात्र धन आवास, दो वाक्यों में छात्र धन आवास, ये यौगिक हो गया। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना समान अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। योग रूढ़ बहुब्रीहि समाज के सभी समस्त पद जो थे योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट बनावट के आधार पर शब्दों के भेद तीन है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। नंबर 1 तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज। अर्थ के आधार पर शब्द देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के तीन भेद है। पहला देखिए वाक्य, वाचक, अभिधा रूप, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सीधा शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्य रूप से का बोध होता है उसे वाचक अभिधा कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उसे वाचक कहा जाता है, जैसे घर, नगर, सड़क आदि। और लाक्षणिक, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजन वश दूसरा अर्थ प्रयोग किया जाता है वे लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं। जैसे लाक्षणिक मतलब जैसे राम चोर है, जैसे चोर शब्द जो लग गया, जैसे राहुल चोर है, तो चोर शब्द जो है ये लक्षण को दर्शाता है। ये निगेटिव, ऐसे लक्षणिक शब्द इसको समझिए जो निगेटिव या कोई लक्षण का प्रतीत हो। व्यंजन, व्यंजक, देखिए व्यंजक में व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न लक्षणार्थ, इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। इसमें देखिए व्यंजक कोई मतलब कि इसमें क्या न तो लक्षण का प्रयोग न तो अफर्मेटिव है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद बताइए। 33 देखिए वर्ण को अक्षर कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अनास्वन, अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है, इसी आकार को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। देखिए वर्ण जितने भी है क से ग तक ये सब है। वर्ण भेद, वर्ण स्वर है, व्यंजन है। उपभेद स्वर में हास और दीर्घ लुप्त हैं और उपभेद व्यंजन में जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है। वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो कि अभी आप ऊपर देख चुके हैं। 11 अ आ इ ई उ ऊ री ली ए ओ औ। इनमें अ ई उ री ली हर्ष स्वर हैं, वही बड़ा बड़ी ई उ री ली ए ओ दीर्घ स्वर हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला में स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण क, ख आदि व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो है 33 होते हैं। क से लेकर म तक व्यंजन वर्ण कुल 5 वर्गों में विभाजित हैं। जो वर्ग देख, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब देखिए यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यर अलाव को अंतस्थ और स को ऊष्म और छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्गों के योग से बनते हैं। जब के त्र आधा त और र से, ज्ञ आधा ज और य से, छ आधा क और स से। इनके अतिरिक्त अनुस्वर, चंद्र बिंदु और विसर्ग भी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अनुस्वर, चंद्र बिंदु और विसर्ग कौन से व्यंजन में थे। हिंदी वर्णमाला में देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अब देखिए किन्हीं 9 रचनाओं के 2 उपन्यासों के नाम बताइए तथा किन्हीं 5 रचनाकारों के एक नाटक का नाम बताइए।
जैसे आत्मकथा में क्या लिखूँ, देखिए हरिवंश राय बच्चन का देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर, ये इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन का। और उपन्यास में देखिए प्रेमचंद का गोदान, गबन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, अरंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला। जयशंकर प्रसाद का देखिए तितली कंकाल जो उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्य को अध लिखा फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। और पंडितेश्वर नाथ रेणु का देखिए मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, तीसरी कसम। अब भगवती चरण वर्मा का देखिए पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सार्थ और सीमा। देखिए राहुल संस्कृतायन का सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मित यात्री। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। नवाज का सच्चिदानंद, हीरानंद वासयन, अज्ञे का नदी के दीप, शेखर एक जीवनी। ये सब उपन्यास थे। अब देखिए नाटक में जयशंकर प्रसाद के बहुत इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, विशाख और राजश्री। ये जो है जो इतने नाटक हैं जयशंकर का। सुमित्रानंद पंत का है जो ससना। और देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का रुक्मणी, सच्चिदानंद, हीरानंद वासयन, आज्ञा का देखिए उत्तर प्रियदर्शी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र का देखिए रत्नावली, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पाखंड, विडम्बन, धनंजय, विजय कपूर, मंजरी, वैदिक, हिंसा न भवती। ये जो भारतेंदु का नाटक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है, किन्हीं 10 प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों तथा निबंधों के नाम बताइए। अब कहानी देखिए जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, विशाखा दत्त और राजश्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष का समय कहानी है। अब प्रेमचंद्र का देखिए नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून। राहुल संस्कृतायन का देखिए कनैली का कथा, बहुरंगी, मधुपुरी, सप्तमी के बच्चे। निबंध में देखिए अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार, दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष सुलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध देखिए, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, रसोबोध के विविध रूप। रामधारी सिंह दिनकर का रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, आधुनिक बोध, विवाह की मुसीबतें, भारतीय एकता, शुद्ध कविता की खोज। अब देखिए महादेवी वर्मा के देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला, छड़द। और देखिए अज्ञे का देखिए स्मृति छेदी, आत्मपरक केंद्र और परिधि। देखिए अज्ञे का जो है स्मृति छेदी, आत्मपरक केंद्र और परिधि, सर्जना और असंदर्भ। कविता देखिए अब महादेवी वर्मा का रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, निहार। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की रचना की अवधारणा बताइए। वाक्य शब्दों व पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पतंजलि के अनुसार वर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं नीचे दी गई। वाक्य शब्दों का समूह, वाक्य पूर्ण अर्थ अपूर्ण हो सकता है, वाक्य पूर्ण अथवा अपूर्ण हो सकता है, वाक्य भाषा की इकाई है, वाक्य में एक सामायिक क्रिया भाव अवश्य होता है। वाक्य के अंग देखिए, वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य की रचना की प्रमुख 4 अवधारणाएं हैं, शब्द क्रम, अवयव, लोप, अवगम। वाक्य के भेद देखिए, अब देखिए वाक्य के भेद, वाक्य के प्रमुख भेद हैं। भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य, भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इस प्रकार है, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, निषेध सूचक। देखिए विधान सूचक, विस्मय सूचक, इच्छा सूचक और संदेह सूचक। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के निम्न प्रकार हैं। रचना के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है आपका, सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब देखिए कविता की विशेषता बताइए। कविता शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। कविता शिक्षण की विधियाँ देखिए, विशेषता क्या है। कविता रस, छंद तथा अलंकार से भरपूर होता है। कविता संगीतमय विचारक है। कविता सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होती है। कविता से रसानुभूति होती है। कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ देखिए क्या क्या है। प्रमुख विधियाँ में व्याख्या विधि है, अभिनय विधि है, गीत विधि है, अवबोध विधि है, समीक्षा विधि है, व्यास विधि है। वाक्य के प्रकार, वाक्य के 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य,
वह वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अर्जुन घर जाता है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्दों जैसे किंतु और आदि से जुड़े होते हैं। जैसे रात ठंडी है और चारों ओर घना कोहरा है। मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य उसके अधीन होते हैं। जैसे तुमको डरना नहीं चाहिए, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओगे। भाषा और बोली में अंतर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भाषा और बोली। बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बोली कुछ ही किलोमीटर पश्चात बदल जाती है, जबकि भाषा एक संपूर्ण राष्ट्र की होती है। बोली क्षेत्रीय होती है। बोली का अधिकतर रूप मौखिक होता है, जबकि भाषा का रूप लिखित होता है। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जब दो अलग अलग व्यंजनों की ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। यह स नहीं दिखा रहा है, 3 ये दिखा रहे हैं। देख क, ये 6 है तो आधा क, ये क पे हलंत लगा के तब स लगा, ऐसे लिखेंगे तब सही रहेगा। अब देखिए ज्ञानी को देखिए गलत लिख दिए हैं, ज के नीचे हलंत रहेगा ऐसे। अब देखिए त्र में आधा त और मतलब त के नीचे हलंत रहेगा, र नहीं रहेगा, र पे पूरा रहेगा। और देखिए एक स्र होता है, ये फिर में स हलंत प्लस स्र त, चौथा नहीं तीसरा ही रहने दीजिए। 3 ही इसमें दिया है तो 3 ही चलेगा। चौथा जो है संयुक्त व्यंजन 3 नहीं 4 होते हैं। देखिए चौथा जो है स्र है, ये आधा ऐसे सब बड़ा सा हलंत और र ऐसे रहता है, प्लस बीच में रहेगा। देखिए कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। कृतवाच्य से कर्म, जो कर्ता से कर्म। देखिए बहुत इजी, इसमें क्या है, पहला देखिए रेखा चाय बनाती है, राकेश लेखन करता है, पुलिस ने चोर को पीटा, मैं चल नहीं सकूंगा, पिता ने बच्चों को पीटा, अर्जुन लिख नहीं सकता। इसमें द्वारा शब्द लगा देंगे तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में हो जाएगा। जैसे देखिए पहला क्या है, रेखा चाय, ये रेखा चाय नहीं बनाती, रेखा चाय बनाती है। तो देखिए इसमें क्या है, रेखा चाय बनाती है और कर्मवाच्य का देखिए अभी दे दिया, इसमें पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। ये इसमें कुछ उल्टा हो गया है, क्या किया है यार। कृतवाच्य का उदाहरण कर्मवाच्य में देखिए अनीता कहाँ से ला दिया यहाँ पे, शेर द्वारा बकरी, अध्यापक द्वारा बच्चे पीटे गए। इसको आपसे बोला है बनाने के लिए। कृतवाच्य का उदाहरण दीजिए। कृतवाच्य का, अच्छा ये इसमें ये बदलने के लिए नहीं बोला है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। परिवर्तन का उदाहरण तो ये बोला है लेकिन किया नहीं है। देखिए जैसे आपको बनाना है, रेखा चाय बनाती है, तो कृतवाच्य कर्मवाच्य में बनाना था, रेखा द्वारा चाय बनाई जाती है। राकेश लेखन करता है, कृतवाच्य अगर मैं यही कर्मवाच्य में बदलना है तो राकेश द्वारा लेखन होता है। पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस द्वारा चोर को पीटा गया। मैं चल नहीं सकूंगा, मेरे द्वारा चला नहीं जाता। ये सब ऐसे आप द्वारा से बनाने ये कर्मवाच्य रहेगा। जैसे पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, ऐसे। अनीता द्वारा कविता रची गई तो अनीता कविता रची। द्वारा हटा देंगे, जैसे ये द्वारा जो है इसको हटा देंगे तो कृतवाच्य होगा, इसको लगा देंगे तो कर्मवाच्य होगा। अब इसमें क्योंकि दिया नहीं, करा नहीं है, चलिए वाक्य कितने भेद होते हैं देखिए। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। देखिए पहला देखिए अभी इसको कितनी बार पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा उद्देश्य हो तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। अनीता पुस्तक पढ़ती है, मोहन घर जाता है, पवन पुस्तक पढ़ लिखता है, सरल वाक्य है। जिसमें एक उद्देश्य अथवा एक विधेय हो। अब देखिए मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य सम्मिलित हो। जैसे तुमको जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा न छूट जाए। संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु, वे, यद्यपि, तथापि आदि शब्द से जुड़े हों। देखिए संयुक्त वाक्य के लिए तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, ये सब मिलता रहे तो आपको संयुक्त वाक्य पहचान जाएंगे। लेकिन संयुक्त वाक्य के लिए आप ये जानिए जिसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य हों।
जैसे ये संयुक्त वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और वो उपवाक्य लेकिन किंतु परंतु आदि शब्दों से जुड़े हों। आधी चल रही, जैसे देखिए आधी चल रही है और सड़क पर धूल उड़ रहे हैं। मोहित सो रहा है लेकिन उसकी माँ बीमार है। या तो संयुक्त वाक्य, अब या तो अथवा करके दिया है यहाँ देखिए। संयुक्त वाक्य दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है जो आपस में किसी संयोग से मिलते हैं। निम्न वाक्यों में से सरल और मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य छाटिए। अब देखिए इसमें आपको छाटना है। देखिए अब क्या है, देखिए पहला देखिए सरल वाक्य वही होता है जिसमें एक कर्ता हो, बस आप इतना सीधे जानिए। जैसे देखिए अब क्या है, सरल वाक्य रोहित पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य हो गया। वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है, और किंतु लेकिन परंतु जहाँ मिल जाए वो क्या हो, संयुक्त वाक्य हो गया। तुम्हें मंदिर जल्दी जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट बंद न हो जाए, ये मिश्रित वाक्य हो जाए। ताकि जाकि, अब यद्यपि तथा नहीं, यद्यपि ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य। अब देखिए सोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि, फिर आ गया तो ये भी मिश्रित वाक्य हो गया। अब देखिए रोमा चाय बना रही है, ये सरल वाक्य हो गया। निम्न वाक्यों में सरल मिश्रित और संयुक्त वाक्य छाटिए। रात अंधेरी है और आ गया तो संयुक्त वाक्य हो गया पहले। देखिए आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया और सूर्य पश्चिम में बहुत तेजी से डूबने वाला था, ये क्या संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि कामा यहाँ पर लगा है। गोपाल खाना खा रहा है, दो एक से अधिक उपवाक्य है तो ऐसे भी संयुक्त वाक्य हो गया। गोपाल खाना खा रहे तो सिंपल हो गया, तो ये सरल वाक्य हो गया। देखिए बाबा रघुदास का व्याख्यान था, कामा लग गया। मानो बम के गोले छूट रहे तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखिए मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहाँ भेजा उसे उसने फाड़ डाला, ये मिश्रित वाक्य में देखिए जैसे कर्म जो है दो से एक, दो तीन मिले तो ये जो मिश्रित वाक्य हो गया। अपठित, देखिए अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं। अपठित का अर्थ होता है न पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि छात्र दिए हुए अवतरण के भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य तथा पद्य दोनों आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चींटियां स्यालू नहीं होती है, दौड़ती भागती एक दूसरे के संदेशों को पहुंचाती, जीवन को पहुंचाती हैं वहाँ जब कोई नहीं पहुंचता। कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे संवाद, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखी है सजोकर। अब देखिए इसमें क्या है, दिए गए गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। तो ये चींटियां हैं, तो पर चींटियां आपस में बातचीत कैसी करती हैं, संवाद करती हैं। इससे ईर्ष्यालु कौन नहीं होती है, चींटियां नहीं होती है। तद्भव तथा तत्सम शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तद्भव शब्द तत् तथा भाव से मिलकर बना जिसका अर्थ होता है विकसित करना या उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हो या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। वही शब्द जो संस्कृत से निकलकर अपना अर्थ बदल दिए वो तद्भव कहलाते हैं, जो नहीं बदले वो तत्सम है। जैसे देखिए आजान, अंगार, अंजलि आदि। अब तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना जिसका अर्थ होता है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्पण, उच्च, उज्ज्वल आदि। अब देखिए कुछ तत्सम बहुत दिए गए हैं। जैसे देखिए आधा का अर्ध हो जाएगा, आंसू का तत्सम अश्रु हो गया, उत्साह का उत्साह हो गया, उज्ज्वला का उज्ज्वल हो गया। अब देखिए ईख का ईसु हो गया, ईर्ष्या का ईर्ष्या हो गया। अब देखिए अंगोच्छा का अंग प्रोच्छा हो गया, अक्षर का अक्षर हो गया, अमोल का अमूल्य हो गया। ऐसे देखिए इंपॉर्टेंट है जो आप देख लीजिएगा बहुत से तत्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों का विकास। देवनागरी लिपि लिखने का अभ्यास कराते समय लकड़ी की मजबूत तथा चौरस आकार की चिकनी तख्ती देनी चाहिए। बच्चों की लेखनी सरकंडे या किसी जंगली लकड़ी की बनी देनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात या स्याही भी तैयार कर लेनी चाहिए। दवात हमेशा बच्चे के दाईं ओर रखनी चाहिए ताकि कलम डुबोने में उसे कठिनाई न हो। तख्ती पर ऊपर तथा नीचे बाईं ओर हंसिया छोड़कर लिखना चाहिए, मतलब कोना छोड़कर, मतलब अक्षर को सुंदर सा सुडौल और अनुपात में लिखना चाहिए। सुलेख लिखने का अभ्यास कापी में ही करवाया जाए।
बाजार में सुलेख लिखने की कई प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं मिलती हैं, उनका प्रयोग अभ्यास के लिए किया जा सकता है। लेखन के समय बच्चों के समक्ष लेखन सुंदर नमूने होने चाहिए। नमूने श्यामपट्ट या दीवारों पर लिखने होने चाहिए, जिससे बच्चों को सुंदर तथा समानुपाती लिखने की अभिप्राय प्राप्त हो सके। ये जो 7 प्रारंभिक स्तर पर लिखने की अच्छी आदतों का विकास, ये सातों आपको अच्छे से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए प्रारंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता। देखिए ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। विभिन्न पुस्तकों का शिक्षा में उपयोग हो रहा है। पठन के द्वारा अच्छी ज्ञान वृद्धि की जा सकती है। देखिए सामाजिक उपयोगिता। सामाजिक रूप से पठन बहुत उपयोगी। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन बहुत से काम करने पड़ते हैं। चाहे हम किसी बैंक में जाएं या सरकारी कार्यालय में, बिना पठन के कोई कार्य नहीं हो सकता। समाचारों को जानने के लिए उपयोगी। आज के युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं। व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही समाचार पत्र पढ़ना चाहता है, अतः पठन का समाचारों को जानने में भी उपयोग है। देखिए शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कभी मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो इसके लिए स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराना अत्यंत आवश्यक है। अतः साहित्यिक अध्ययन के लिए भी पठन आवश्यक है। मनोरंजन में सहायक। हम हर स्थल पर कविता कहानी के माध्यम से अपना मनोरंजन पठन की सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए बिना उधार लिए घटाना की प्रक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, लिख लिए बिना उदाहरण के, मतलब कहीं कुछ लेना ना पड़े, आगे से घटना, ये एकदम सिंपल घटाना को ही बिना उधार लिए घटाना की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे दे दिया ना 78,978 में 36,755 घटाना है तो 42,223 आएगा। जैसे 8 में से 5 गया 3, आगे से मतलब ये बिना उधार लिए, मतलब जो ऊपर रहेगा वो बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 में से 5, 9, 7, 8, 6, 7, 3 ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको यहीं पर बंद कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस सीरीज़ के अभी करीब 40 से 50 क्वेश्चन, जिसमें 1-1.5 घंटे लगेंगे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। यानी कि आपकी प्रथम प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास है, ये 3 पार्ट में होगा। 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट में मिलेगा। धन्यवाद।